इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कंफर्म किया है संडे के दिन कि वो राफा में ऑफेंसिव को लॉन्च करेंगे। इस समय इंटरनेशनल कंसर्न काफ़ी देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों से जर्मनी के जो चांसलर ओलेफ शोल्ज उनके तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि रफा में इस समय ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जब लगभग आधी पॉपुलेशन गाजा में रफा में इस समय रुकी हुई है। तो लेकिन ये सब दबाव के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू लगातार वो जो उनका गोल रहा है पहले से, लड़ाई जब से शुरू हुई है कि हमास को ख़त्म करना, उसी गोल को देखते हुए वो रफा में ऑफेंसिव करने की सोच रहे हैं। नेतन्याहू ने आज कहा है कि कोई भी कितना भी इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर पड़ जाए, तभी भी हम जो हमारा गोल है हम उसको पूरा करेंगे। नेतन्याहू के ऑफिस से ये भी कहा गया है कि कुछ हफ्ते लगेंगे ऑपरेशन में। हालांकि उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है कि वो जो वीक्स की बात कर रहे हैं वो क्या है, क्या वो रफा में ऑपरेशन शुरू होने में हफ्ते लगेंगे कि रफा में ऑपरेशन का जो पीरियड है उसमें हफ्ते लगेंगे। और ये भी अभी क्लियर नहीं है कि किस दिन ये स्टार्ट होगा और हमास को ख़त्म करने के लिए जो इसराइल की पॉलिसी है उसमें वो क्या वो आने वाले समय में रफा के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो जो सिविलियन रफा में है उनको निकालने के लिए वो क्या बंदोबस्त कर रहा है उसके बारे में भी अभी खबर नहीं है। जर्मनी के चांसलर ओलेफ शोल्ज ने वार्निंग दी है कि रफा में अगर असॉल्ट होता है इसराइल का तो उससे रीजनल पीस डिस्टर्ब हो सकती है। तो ओलेफ शोल्ज आज उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ तो मीटिंग रखी थी। कल के दिन वो इसराइल जाएंगे और उन्होंने पत्रकार के साथ वार्ता करते हुए ओलेफ शोल्ज ने कहा है कि मैं इसराइल में जाके वहाँ की सरकार को बोलूँगा कि आपको अभी रफा में ऑफेंसिव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑफेंसिव इस समय होता है तो बहुत इसके खतरनाक नतीजे आएंगे। साथ में उन्होंने ये कहा है कि इसराइल का पूरा अधिकार है अपने आप को सुरक्षित करने का, लेकिन उसको रफा में एक्शन नहीं करना चाहिए इस समय। साथ में उन्होंने ओलेफ शोल्ज ये भी कह रहे हैं कि इस समय जो गाजा में फूड सप्लाईज को बढ़ाना ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात की भी डिमांड करूँगा वहाँ जाके कि लॉन्ग लास्टिंग सीज़फायर गाजा के इलाके में होना चाहिए। चक शुमाकर ने कुछ दिन पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने इसराइल के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था। एक तो उन्होंने ये कहा था कि इसराइल ये लड़ाई में रास्ता खोता जा रहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इसराइल की जो सरकार है उसको इलेक्शन करानी चाहिए, यानी कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफा की मांग कर रहे थे। उन्होंने साथ में ये कहा था कि गाजा में लॉन्ग लास्टिंग सीज़फायर होना चाहिए। तो ये जो उनका बयान था ये काफ़ी विस्फोटक बयान था ये, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी इस समय जो नेतन्याहू के आलोचक होती जा रही है धीरे धीरे करके, तो उसका एक नतीजा ये है कि चक शुमाकर जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़े नेता है, उनकी तरफ से बयान आया है। वो सबसे पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने इस तरह से इसराइल की आलोचना की है। चक शुमाकर साथ में एक जूइश व्यक्ति भी है, तो एक जूइश व्यक्ति एक जूइश स्टेट की आलोचना कर रहा है, तो ये भी एक न्यूज़ है। और जहाँ तक बात है जो बाइडन, उन्होंने चक शुमाकर के बयान की उन्होंने सराहना की थी और कहा था कि चक शुमाकर के जो बयान है उससे काफ़ी अमेरिकन लोग समर्थन करते हैं उसका। अगले दिन फिर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी रिस्पॉन्ड आया था। रिपब्लिकन पार्टी ने चक शुमाकर के जो बयान है उनकी आलोचना की थी। रिपब्लिकन हाउस के जो स्पीकर है हाउस के माइक जॉनसन, उन्होंने आलोचना की थी चक शुमाकर की और कहा था कि चक शुमाकर को इस तरह से बयान नहीं देना चाहता, इससे हम इसराइल के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर कर रहे हैं। जो मिच मैकनर है सीनेट के रिपब्लिकन लीडर, उन्होंने भी चक शुमाकर की आलोचना की थी और कहते कि चक शुमाकर को किसी डेमोक्रेटिक देश के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी रिस्पॉन्ड आ गया चक शुमाकर के बयान के ऊपर। और बेंजामिन नेतन्याहू ने CNN के साथ बातचीत में कहा है कि चक शुमाकर के जो बयान आया वो इनएप्रोप्रिएट है, वो ठीक नहीं है उनका बयान। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि लगता है कि कई सारे हमारे फ्रेंड हैं जो कि उनकी मेमोरी शॉर्ट है और वो भूल चुके हैं कि 7 अक्टूबर के दिन हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था। हॉलोकॉस्ट के बाद जूइश लोगों के ऊपर सबसे बड़ा हमला 7 अक्टूबर के दिन हुआ था और वो इतना बड़ा हमला वो भूल रहे हैं, जो कि एक दुर्भाग्य है। तो सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू ने चक शुमाकर को के ऊपर ये आरोप लगाया कि चक शुमाकर इस समय 7 अक्टूबर का जो अटैक है उसको वो छोटा करके देख रहे हैं, उसको उसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पा रहे। फ़िलिस्तीन फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसकी तरफ से कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार जो रफा में इन्वेड करने का जो धमकी दे रहे, उससे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो उसको खतरा है, क्योंकि जो अमेरिका और इंटरनेशनल कंसेंसस यहाँ पर बनी ये है कि रफा के ऊपर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इसराइल इनकी बात नहीं मान रहा और वो लगातार धमकी दे रहा है। साथ में फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि इसराइल गवर्नमेंट इस समय रिवेंज की भावना के साथ वो काम कर रही है और अगर ऐसा आगे करती रही तो इससे पूरा इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्डर खतरे में पड़ सकता है।
नॉर्थ गाज़ा में आज के दिन ट्रक सप्लाईज लेके पहुंच चुके 12 ट्रक गए थे नॉर्थ गाज़ा में, और जो रास्ते में पड़ता है जबालिया रेफ्यूजी कैंप, बेत लैया, बेत हनून, इन जगहों में सप्लाई पहुंची। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है। कई दिनों से नॉर्थ गाज़ा में सप्लाई नहीं पहुंच पा रही थी, तो इस कारण एयर ड्रॉप का सहारा लिया जा रहा था। अभी यहाँ पर पिछले कुछ दिन में ये भी खबर थी कि जो मैरीटाइम कॉरिडोर है वो सिपरस से निकल के नॉर्थ गाज़ा में पहुंचा था। उसके बाद एक संभावना दिख रही थी कि हो सकता है कि नॉर्थ गाज़ा में सप्लाई सब बढ़ेगी, तो उसी को देखते हुए ट्रक की सप्लाईज भी यहाँ पर कंटिन्यू कर दी गई है। तो सप्लाईज के मामले में एक खुशखबरी है नॉर्थ गाज़ा में रहने वाले लोगों के लिए, जिनकी स्थिति पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गंभीर बनी हुई है। उम्मीद है कि ये जो सप्लाईज पहुँच रही है इससे वहाँ की जनता में जो स्टार्वेशन की सिचुएशन है उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ गाज़ा में अभी जो मेडिकल सप्लाईज़ की देखा जाए तो मेडिकल सप्लाईज़ नहीं पहुंच पा रही है, और जो हॉस्पिटल है नॉर्थ गाज़ा के वो सभी हॉस्पिटल काम नहीं कर हो पा रहा है, उनमें बंद पड़े हुए हॉस्पिटल। तो इसको देखते हुए मेडिकल जो एविकुएशन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो गंभीर रूप से बीमार है इस इलाके में लोग, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, और ये कई महीनों से हो रहा है ऐसा। तो ऐसे क्योंकि स्ट्राइक इसराइल लगातार नॉर्थ गाज़ा में कर रहा है, ऐसे कई लोग हैं जिनको स्ट्राइक से चोटें लग रही है। कई लोगों की चोट लगने के कारण उनको अस्पताल टाइम पर नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिस कारण उनकी मौत भी हो जा रही है। तो यहाँ पर अभी तक मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल सप्लाईज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। इसराइल ने सीरिया के इलाके में स्ट्राइक किया है, और जो गोलन हाइट का इलाका पड़ता है वहाँ से इसराइल ने सीरिया के दमिश्कस के सामने वाले इलाके को निशाना बनाया। सीरिया की मिलिट्री के ऑफिशियल ने कहा है कि एक व्यक्ति घायल हुआ है और कुछ बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है। तो लगातार इसराइल सीरिया के इलाके में अटैक कर रहा है, क्योंकि इसराइल का कहना है कि इस इलाके में हिजबुल्लाह के फाइटर रहते हैं और साथ में कुछ सीरिया के टेररिस्ट ग्रुप रहते हैं जो कि इसराइल के लिए खतरा बन रहे हैं।